आज के मुख्य समाचार। फोरलेन परियोजनाओं से प्रभावितों की आवाज बुलंद। प्रभावित इलाकों में पहुंची सांसद कंगना रनौत। विजेंद्र मेहरा का सरकार पर बड़ा आरोप। छोटा शिमला में कलश यात्रा के साथ हुआ ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ। मटर पहुंचे 80 रुपये प्रति किलो। आपदा प्रबंधन पर सीएम की बड़ी पहल। स्पीति घाटी में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा। झीलें बन रही बादल फटने का कारण। वंचित उपभोक्ताओं को अब मिलेगा 2 माह का राशन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में चल रही फोरलेन परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों को हो रही समस्याओं को लेकर हिमाचल किसान सभा और सीटू के द्वारा आज शिमला के कालीबाड़ी हॉल में एक अहम अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में फोरलेन प्रभावितों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया और सरकार से स्पष्ट जवाबदेही की मांग भी की गई। परमाणु से शिमला ढली तक प्रस्तावित फोरलेन परियोजना के तीसरे चरण के अंतर्गत कैथली घाट से ढली तक के क्षेत्र को शामिल किया गया है। इस खंड में आने वाली 9 पंचायतों के लोग सड़क निर्माण कार्यों से प्रभावित हो रहे हैं। सभा में वक्ताओं ने बताया कि इन पंचायतों में रहने वाले सैकड़ों परिवारों, दैनिक आवाजाही करने वालों और स्थानीय व्यवसायियों को फोरलेन कार्यों के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं घरों में दरारें आ रही है तो कहीं सड़क कटाव व धूल प्रदूषण के कारण लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। सरकार विकास के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। फोरलेन परियोजना के चलते लोगों की आजीविका, सुरक्षा, पर्यावरण तीनों खतरे में है। बिना उचित योजना और मुआवजे के यह कार्य करना अन्याय है। सभा के अंत में तय किया गया कि अगर सरकार जल्द ही इस विषय पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो राज्यव्यापी जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। आज कालीबाड़ी के अंदर जो परवाणु शिमला ढली तक जो फोरलेन बनने जा रही है, उसका जो 3rd फेज है कैथली घाट से ढली तक, इस इलाके के लिए इन 9 पंचायतों का के जो प्रभावित किसान हैं और जो वहाँ पर रेजिडेंट्स हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जो वहाँ पर बसे हैं, उनकी जो समस्याएं इस फोरलेन के बनने से हुई हैं, उनकी तरफ राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये अधिवेशन रखा गया है। और इस अधिवेशन के माध्यम से आने वाले समय में सभी लोग मिल करके एक रणनीति बनाएंगे कि ये सारा मुद्दा कहीं ये 2 मुख्य राजनीतिक दल की राजनीति के अंदर ही भेंट ना हो जाए और जो मुख्य लोग इसके अंदर प्रभावित हैं वो उनकी बातचीत ही कहीं ना कहीं गौण ना हो जाए। इसलिए किसान सभा, CI2 और जो अन्य बिल्डिंग्स और हैं वो भी इस समय वहां पर स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल जो डैमेजेस हैं, डिफेक्ट्स आ चुके हैं, उसको जिस समय तक एक्सपर्ट कमेटी यस नहीं बोलती तो वो लोग उसमें नहीं रह सकते, वो इनहेबिटेबल हो गए हैं। तो उन लोगों को तुरंत राहत दिलाने के लिए हमारा एक ये सेकंड उद्देश्य है। तीसरा और महत्वपूर्ण कर वहां नालों में डाला जा रहा है और जो हिल साइड है वहां पर जो कटिंग है वो 60 से 90% डिग्री के ऊपर हो रही है, जहां से हर बरसात में बर्फों में स्लिप्स आ रहे हैं और लोगों के रहने के लिए वो एरिया भी एक नॉन इनहेबिटेबल हो गया है। किसान सभा का ये मानना है और हम अभी RTI से इंफॉर्मेशन था जो अभी जितने भी पानी के सोर्सेज हैं उसके अंदर इतनी ज्यादा सिल्टिंग हो रही है, उसकी वजह से जो नीचे लगते हुए क्यार खेत हैं वो बर्बाद हो रहे हैं और पूरे का पूरा शिमला से लेकर और परवाणु तक जो पानी के सोर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। छोटा शिमला बाजार में आज धार्मिक आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला जब सुंदरकांड मंडली द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के माध्यम से आगामी ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ जिसमें प्रख्यात धर्मगुरु आचार्य श्री चंद्रकांत महाराज व्यास गद्दी को सुशोभित करेंगे। कलश यात्रा के दौरान व्यासपीठ और पुराण का विधिवत स्वागत किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए जिन्होंने भक्ति भाव से माहौल को भक्तिमय बना दिया। आयोजन की जानकारी देते हुए आयोजक मधु ने बताया कि प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कथा प्रवचन का आयोजन होगा। इसके बाद रात 8 बजे से 10 बजे तक सायंकालीन आरती व कीर्तन किया जाएगा। उन्होंने नगर वासियों से अपील की है कि वे इस धार्मिक आयोजन में सम्मिलित
होकर आत्मिक शांति और ज्ञान प्राप्त करे। कार्यक्रम का समापन 17 जुलाई को एक विशाल भंडारे के साथ होगा, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। यह धार्मिक आयोजन आध्यात्मिक जागरूकता और सामाजिक एकता को मजबूत बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक प्रयास है। श्रद्धालु और नगरवासी इस अवसर का लाभ ले और अध्यात्म की इस यात्रा में सहभागी बने। शिमला में महाशिवपुराण का कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महाराज चंद्रकांत जी सुंदरनगर वाले वो इसको कथा को सुनाएंगे। छोटा शिमला मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग महाशिवपुराण का आनंद लें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। हिमाचल प्रदेश में जून माह में तकनीकी कारणों से सस्ते राशन से वंचित रह गए उपभोक्ताओं को अब राहत दी गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जारी आदेश पर कहा है कि जुलाई में ऐसे उपभोक्ताओं को 2 माह जून और जुलाई का राशन एक साथ दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले माह से डिपो में ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली लागू की गई थी, जिसके तहत उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दिखाकर राशन प्राप्त करना था। लेकिन कई उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर आधार से लिंक न होने के कारण वे जून में अपना राशन लेने से वंचित रह गए। अब विभाग की ओर से इस समस्या का समाधान करते हुए डिपो में POS मशीनों के माध्यम से जून माह की बैकलॉग सेल का प्रावधान किया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब डिपो संचालकों को 2 माह का कोटा एक साथ देने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि अब OTP की बाध्यता से राहत देने के लिए PDS फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं का चेहरा स्कैन कर पहचान की जाएगी और राशन वितरित किया जाएगा। इससे उन उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा जिनके पास ना तो मोबाइल OTP है और ना ही वे तकनीकी प्रक्रिया को सहजता से समझ पाते हैं। पुरुषोत्तम सिंह, नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, कांगड़ा ने बताया कि सस्ते राशन की दुकानों में जून में कई उपभोक्ता राशन से वंचित रह गए। इस बार उन उपभोक्ताओं को 2 माह के राशन का कोटा एक साथ दिया जा रहा है। इसके लिए डिपो संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यदि आप जून में राशन नहीं ले पाए हैं तो इस माह अपने नजदीकी डिपो से दोनों माह का राशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि OTP की समस्या आ रही है तो अपने चेहरे की पहचान फेस स्कैन से राशन प्राप्त कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आधार से मोबाइल नंबर लिंक हो ताकि भविष्य में ऐसी समस्या ना हो। इस फैसले से राज्य भर में हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग ने डिपो संचालकों को निर्देशित किया है कि वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी उपभोक्ताओं को बिना राशन न लौटना पड़े। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज सीटू के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने हिमदर्शन से खास बातचीत में प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों और उससे हो रहे नुकसान को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया है कि NHAI और सड़क निर्माण के नाम पर कंपनियां जो कार्य कर रही है उससे आम जनता ग्रस्त हो रही है। विजेंद्र मेहरा ने हाल ही में भट्टाकुफर क्षेत्र में गिरी 5 मंजिला इमारत का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया है कि इस हादसे का सीधा कारण फोरलेन कंपनी है, जिससे पीड़ित परिवार को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने साथ ही कहा कि इस दुर्घटना में एक परिवार को करोड़ों का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन कई लोग बेघर भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में चल रहे NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यों के कारण कई घरों में दरारें पड़ चुकी है और दर्जनों परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। जनता डरी हुई है, लेकिन सरकार और प्रशासन आंखें मूंद बैठी है। सेटू अध्यक्ष ने राज्य सरकार से मांग की है कि NHAI और संबंधित निर्माण कंपनियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द संज्ञान नहीं लिया तो जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। देखिए, जो आपदा का प्रश्न है, आपको मालूम है पिछले कुछ वर्षों से हिमाचल के अंदर जो भारी वर्षा हो रही है, बरसात हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और उसके कारण जो जान माल का नुकसान हो रहा है। अभी पिछले 2-3 साल से आप लगातार देख रहे हैं बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। इस वर्ष भी भारी तबाही हुई है और उसमें कई लोगों की जान गई है, और वो चाहे धर्मशाला में रहा हो खनियारा के अंदर, चाहे वो कुल्लू के सैंज में रहा हो, चाहे मंडी के
जो पूरा सराज का क्षेत्र है और उसके साथ धर्मपुर का इलाका है और शिमला का शहर के बीच ही आपने देखा किस तरीके से वो 30 जून को जो है 4 लेन का जो निर्माण हो रहा था उसमें घर गिर गया और कई घर अभी जल में हैं। धनी के इलाके में पूरे हिमाचल के हर जिला में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां नुकसान नहीं हुआ है और उसमें जो है लोगों के घर भी गिर गए हैं, ज़मीनें भी धंस गई हैं, उनके खेत भी बर्बाद हो गए हैं, लोगों की जानें चली गई हैं, तो भारी तबाही हो रही है। और उसमें जो सरकार की भूमिका है, सरकार अपने लेवल पर उस दिशा में काम कर रही है और केंद्र सरकार से भी जो उम्मीद है मदद की, वो मदद भी केंद्र सरकार को ज़रूर देनी चाहिए। और इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हिमाचल के अंदर ऐसी घटनाएं पिछले कुछ सालों में निरंतर हो रही हैं और पिछले वर्ष भी जब नुकसान हुआ था तो उस दौरान भी जो है उतना पैसा जितना मिलना चाहिए था वो पैसा जो है हिमाचल को मिला नहीं था और जिससे जो मदद हो सकती थी लोगों की केंद्र सरकार की ओर से उसमें काफ़ी जो है दिक्कत रही थी। लेकिन सरकारें जो मदद करेंगी वो तो एक विषय है जिस पर जो है दोनों सरकारें अपने अपने तरीके से जो अपना अपना पक्ष रखती रहती हैं, लेकिन जो जनता है उसकी भी एक भूमिका जरूर बनेगी। मेजर मदद जो है, मुख्य मदद जो है वो केंद्र और प्रदेश सरकार से ही होनी है, प्रशासन से ही होनी है, लेकिन जो जनता है उससे भी उम्मीद है और जनता ने पिछले कुछ सालों में जरूर इस बात को दिखाया है हिमाचल के अंदर कि जब जब इस तरीके की घटनाएं हुई जनता जो है खुले तौर पर जो है उसने आर्थिक मदद भी की है, लोगों की जान बचाने का भी काम किया है। और मैं याद कर पाता हूँ कि धर्मपुर के इलाके में तो लोगों की जान बचाते हुए एक जो वहाँ थे स्थानीय आदमी उनकी जान चली गई थी, स्वयं की जान चली गई थी दूसरे की जान बचाते हुए, हालांकि वो जद में नहीं थे उस सारी चीज़ की। तो इस तरीके का सहयोग भी जनता से मिल रहा है। और जहाँ तक हमारे संगठन CITU का सवाल है तो हमारा संगठन का सीधा मानना ये है कि जो भी जनता की इस तरीके की दिक्कतें रहती हैं, समस्याएं रहती हैं, उसके लिए हमारा संगठन निश्चित तौर से जितनी की हमारी कैपेसिटी है, जितना कि हमारा सामर्थ्य है, जितना हमारा संगठन का ढांचा है, उसके आधार पर हम तमाम जिला जो हमारी कमेटियां हैं या ब्लॉक स्तर पर जो हमारे संगठन हैं या विभिन्न यूनियन हैं, राज्य स्तर पर जो हमारी कमेटी है, हमने कोविड काल में भी उस दौरान जो है काफ़ी अपनी तरफ से कोशिश की थी, लोगों में राशन बांटा था। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं जगह जगह अपने जितने साथी हैं CITU के उनसे बात करके और उनको एक तरह से दिशा निर्देश देके कि वो जरूर बाहर आएँ और लोगों के बीच जाएं और लोगों के बीच वो जा भी रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं और जनता से अपील करते हुए, जनता से कुछ संसाधन इकट्ठे करते हुए और अपने स्तर पर भी यथावत जितनी भी मदद हो सकती है इस वक्त जनता को मदद की जरूरत है। उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, लोगों के घर उजड़ गए हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है, लोगों के आर्थिक संसाधन खत्म हो गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी ड्रेस तक नहीं बची है बहुत सारे इलाकों में। और मतलब इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें हैं, काफ़ी मानवीय संवेदना का प्रश्न है ये, तो उसमें जो है हमारा संगठन निश्चित तौर से जनता के दुख दर्द में उनके साथ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की महत्वाकांक्षी एस्ट्रो टूरिज्म योजना को अब जमीन पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पीति घाटी में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 टेलीस्कोप प्रदान किए हैं, जिनमें से 2 टेलीस्कोप स्थानीय युवाओं को सौंप दिए गए हैं। स्थानीय लोगों के लिए भी यह एक नया अवसर लेके आया है, जिससे उन्हें रोजगार के नए रास्ते मिल सकते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त 2 युवाओं को सरकार द्वारा टेलीस्कोप सौंपे गए हैं। भविष्य में और युवाओं को इस पहल से जोड़ा जाएगा ताकि स्थानीय स्तर पर एस्ट्रो गाइडेंस का विकास हो सके। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पिछले वर्ष स्पीति घाटी में एस्ट्रो टूरिज्म की घोषणा की थी, जिसे अब धरातल पर उतारा गया है। यह पहल न सिर्फ स्पीति घाटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी। जी, मेरा नाम उर्गिन है। मैं पिछले 14 सालों से स्पीति में टूर ऑपरेटर एंड होम स्टे चला रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर जी सुक्खू का और हमारे विधायक सुश्री अनुराधा जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो हमें स्पीति में स्टार गेजिंग टूरिज्म के लिए टेलीस्कोप प्रोवाइड किया है। तो हम पिछले 6-7 सालों से ये स्टार गेजिंग टूरिज्म चला रहे हैं। तो इसमें लोग काफ़ी जो इंडिया के काफ़ी सारे जगहों से काफ़ी लोग इसमें स्टार गेजिंग देखने के लिए आते हैं। तो ये जो हमें टेलीस्कोप दिया है उससे हमें मतलब ये तो बहुत कॉस्टली है, हम खुद तो इंडिविजुअल तो ले नहीं सकते हैं,
तो इनके कारण हमें जो टेलीस्कोप मिला है वो हमारे आजीविका के लिए और स्पीति टूरिज्म के लिए एक अच्छा योगदान रहेगा। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में बादल फटने की घटनाओं में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि के पीछे वैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारण सामने आने लगे हैं। हिमाचल के प्रख्यात पर्यावरणविद कुलभूषण उपमन्यु का कहना है कि पहाड़ी झीलों की तलहटी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहे अपशिष्ट सड़न एनारोबिक अपघटन से भारी मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न हो रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 8 गुना अधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है। उपमन्यु के अनुसार झीलों और बांधों में जमा होते अपशिष्ट बिना ऑक्सीजन के सड़ते हैं, जिससे वातावरण में मीथेन की मात्रा बढ़ रही है। यह गैस वैश्विक तापमान को बढ़ा रही है और पहाड़ी इलाकों की जलवायु पर गंभीर असर भी डाल रही है। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों पर पर्यटक वाहनों की संख्या में हर साल हो रही वृद्धि में पर्यावरण के लिए खतरा बनती जा रही है। इन वाहनों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से फैलने के बजाय घाटियों और पहाड़ों के बीच फंस जाती है, जिससे स्थानीय तापमान बढ़ता है और बादल फटने जैसी मौसमी आपदाओं की संभावना बढ़ती जाती है। उपमन्यु ने सुझाव दिया है कि हिमाचल में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या कम करने के लिए रोपवे जैसे वैकल्पिक परिवहन साधनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि शुरुआत में इसकी लागत अधिक होती है, लेकिन यह पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से एक स्थायी समाधान हो सकता है। साथ ही स्थानीय स्तर पर फिर से साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। हिमाचल में अवैज्ञानिक ढंग से बनाई जा रही 4 लेन सड़कों, नदियों के किनारे और कमजोर जमीनों पर हो रहे बहुमंजिला निर्माण को लेकर उपमन्यु ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य में 4 लेन नहीं, टिकाऊ 2 लेन सड़कें बनानी चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक स्थायी विकास मॉडल अपनाया जाना चाहिए। बादल फटना एक मौसमी आपदा है जो आमतौर पर मानसून के महीनों जैसे जून से सितंबर के बीच होती है। इस घटना में बहुत कम समय में एक ही स्थान पर भारी मात्रा में बारिश होती है, लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटे या इससे अधिक। जब भारी मात्रा में नमी से भरे बादल पहाड़ी क्षेत्रों में फंस जाते हैं तो वे एक ही स्थान पर तेजी से बारिश कर देते हैं, जिससे नदियों नालों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे भूस्खलन, बाढ़ और भारी जानमाल की हानि होती है। उपमन्यु ने आग्रह किया है कि यदि अब भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नीति निर्माण नहीं किया गया तो हिमाचल जैसी संवेदनशील पर्वतीय राज्य जलवायु परिवर्तन की मार सबसे पहले झेलेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में लगातार हो रही बारिश और आपदाओं की स्थिति को देखते हुए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि 2023 से अब तक राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारी नुकसान हो चुका है। चौहान ने बताया कि सीएम सुक्खू लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और आपदा प्रबंधन को लेकर गंभीर है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 70,000 लोगों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने का फैसला लिया है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में वे न केवल खुद को सुरक्षित निकाल सके बल्कि आसपास के लोगों को भी मदद कर सके। इन लोगों को 15 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब तक सरकारी एजेंसियां पहुंचे वे प्रशिक्षित नागरिक तुरंत राहत कार्यों में जुट सके। चौहान ने बताया कि अकेले मंडी जिले में सामान्य से 123% अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो आने वाले समय के लिए गंभीर संकेत है। उन्होंने कहा कि इस साल अब तक आपदा से 700 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। जब मीडिया ने कंगना रनौत के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया मांगी तो नरेश चौहान ने इसे ज्यादा तवज्जो न देते हुए कहा कि सरकार का पूरा फोकस फिलहाल आपदा प्रबंधन और जनता की सुरक्षा पर है। डिजास्टर की प्रदेश की 9th मीटिंग थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई और हमारे जब से सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी अध्यक्षता में ये 2nd थी। पहली मीटिंग जो है 2023 में हुई। तो जिस तरह से आप ये समझें कि प्रदेश के अंदर भी और दूसरे राज्यों में भी डिजास्टर एक बड़ा बहुत अहम मुद्दा हो गया है। बरसात में जो नुकसान हो रहा है लगातार 2023 की बात करें बहुत बड़ी आपदा थी। उसके बाद अभी जिस प्रकार से पहली बरसात में हिमाचल प्रदेश में बरसात की वजह से और बादल फटने की घटनाओं से लगातार बहुत बड़ा नुकसान हुआ और एक ऐसी भी योजना है जिसमें सिविल डिफेंस के लोगों को भी
आम जनता में से, जैसे 70 लाख की हमारी पॉपुलेशन है, तो 1% लोगों को एजुकेट करने की जरूरत और ट्रेंड करने की जरूरत हो रही है। तो उसके तहत 70,000 लोगों को जो है आम जनता में से 15 दिनों की एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि जब कभी ऐसी आपदा आपके क्षेत्र में आती है किसी भी जगह, तो आप किस तरह से सरकारी एजेंसियों के पहुंचने से पहले उस क्षेत्र के अंदर अपने लोगों की, अपनी जान माल की रक्षा कर सकते हैं और लोगों को मदद कर सकते हैं। उस उद्देश्य से भी इसमें काम हो रहा है। आज जो मेन बातें हुई इस मीटिंग में, पहले तो जो हम आपदा से गुजर रहे हैं, जो डिजास्टर हुआ उससे गुजर रहे हैं, उसका जो आंकड़ा है 2025 का मैं आपको बताता हूं कि जो 25 के अंदर जो है हमारे डिजास्टर हुए, फ्लैश फ्लड्स के जो घटनाएं थी वो 23 थी, और क्लाउड बर्स्ट की जो है 2025 में 19 घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। और ये जो रिलीफ कैंप जो है हमारे 13 है, उसमें 730 लोग जो है रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं अभी भी। और इसके अलावा जो एक रफ अभी तक निकल पाया है आंकड़ा, क्योंकि हमारे अधिकारी अभी लोगों की सहायता में लगे हुए हैं, पहली प्राथमिकता लोगों को मदद करने की है, उसके फिर भी कुछ असेसमेंट्स निकली है। 700 करोड़ के करीब जो है लॉसेस अभी हिमाचल प्रदेश को फ्लैश जो अभी इस रेनी सीजन की वजह से हो चुका है। और मंडी में जो बारिश हुई अभी तक, आप इसकी बात करें तो 123% ज्यादा बारिश हुई है, जो नॉर्मल से 123% ज्यादा बारिश हुई है। उसी तरह शिमला में 105% जो है बारिश जो है नॉर्मल से ज्यादा हुई है। तो ये तो एक डेटा था जो मैंने आपसे शेयर किया। उसके अलावा जो आज और मुद्दे उठे, सबसे पहला जो था कि हम 891 करोड़ रुपया जो एक डिजास्टर रिस्क प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि जो डिजास्टर से रिलेटेड जो रिस्क है उसके लिए हमारी तैयारियां फ्यूचर के लिए फॉर आने वाले समय के लिए हमने एक योजना 819 करोड़ रुपए की शुरू की है, जिसमें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एसडीआरएफ को स्ट्रेंथन करने का, उनके लिए कहां कहां कैसे कैसे पूरे प्रदेश के अंदर हम इनको जो हमारी बनी है एसडीआरएफ, उनके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उनके अपने ऑफिसेज होने चाहिए, उनको जो टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ना है, इसके लिए एक पूरी जो है हमने योजना पे काम चल रहा है पिछले समय से, उसको आगे बढ़ाया है। डिजास्टर रिस्क के लिए आप समझें कि एसडीआरएफ का जो है पालमपुर में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, और उसके अलावा एसआईडीएम का जो है एक हीपा के अंदर शोबरा में इसका जो ट्रेनिंग पार्ट होगा, और दूसरा जो इसका जो R&D का पार्ट होगा वो एचपी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट कर रहे हैं कि हमको जो है आने वाले समय के लिए, ये हर साल की एक बात हो गई कि अब आपदाएं तो हर साल है, बादल फटने की घटनाओं को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है होम मिनिस्टर साहब को कि ये जो है फ्रीक्वेंट हो रही है, ये घटनाएं बढ़ रही है, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि इस घटना में वृद्धि क्यों हो रही है। तो एक ऐसी चिट्ठी उन्होंने होम मिनिस्टर साहब को भी लिखी है, और जो हमारे बेंगलोर को भी लिखी है, पुणे को, IITM पुणे को भी लिखी कि आप भी इसमें रिसर्च करके हमको बताएं कि ये घटनाएं लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ती जा रही है, ये क्या कारण है। साइंटिफिक वे में साइंस इस ऊपर रिसर्च करके हमको भी कुछ बता पाए कि ये कारण क्या रहे हैं, जिससे हम आगे हमको प्रिकॉशनरी कौन से ऐसे मेजर्स लेने या ऐसे कौन से फैसले लेने कि हम उन परिस्थितियों को कुछ हद तक टालने में कामयाब हो सकें। मंडी से भाजपा सांसद एवं प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत रविवार को सिराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान कंगना ने थोनाग बाजार में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावितों से मिलकर उनका दुख दर्द साझा करने का प्रयास किया। आपदा से हुई तबाही का जिक्र करते हुए कंगना ने कहा कि यहाँ लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा है, लोग अपने उजड़े हुए घरों को देखकर मायूस है। ये दृश्य मन को झकझोर देने वाला है। अब इन लोगों को हमारी संवेदनशीलता और सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत है। कंगना ने आगे कहा कि वह केंद्र सरकार से आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग करेगी। उन्होंने पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया है।
इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ एक भ्रष्टाचारी सरकार काम कर रही है। पिछली बार केंद्र से भेजे गए हजारों करोड़ रुपए की राहत राशि को भी राज्य सरकार डकार गई है। अब जो भी राहत केंद्र से आएगी वह भी प्रभावितों तक नहीं पहुंचेगी। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे मदद सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे। गौरतलब है कि मंडी जिले में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद यह सवाल लगातार उठ रहा था कि सांसद कंगना रनौत अब तक क्षेत्र में क्यों नहीं पहुंची। सोशल मीडिया पर स्पष्टीकरण देने के बावजूद उनकी अनुपस्थिति को लेकर विवाद गहराता जा रहा था, लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उन्होंने न केवल प्रभावितों से संवाद किया बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहायता दिलवाने का भरोसा भी दिया है। शिमला की लोअर बाजार स्थित सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियों के दामों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आम जनता खासकर गृहिणी और छोटे दुकानदार बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। आज सोमवार को सब्जियों के दाम कुछ इस प्रकार से रहे। मटर 80 रुपए प्रति किलो, मूली 60 रुपए प्रति किलो, बीन्स 60 रुपए, अरबी 50 रुपए, भिंडी 40 रुपए, वहीं टमाटर भी 40 रुपए प्रति किलो, घिया 40 रुपए प्रति किलो, शिमला मिर्च 60 रुपए प्रति किलो, तो वहीं प्याज पे 35 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था। ग्राहकों का कहना है कि सब्जियों के दाम हर हफ्ते धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अब यह बजट से बाहर जाने लगे हैं। पहले 200 रुपए में हफ्ते भर की सब्जी आ जाती थी, अब 2 दिन भी मुश्किल हो रही है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि मौसम, परिवहन लागत और सप्लाई में कमी की वजह से दामों में बढ़ोतरी हो रही है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से गाँव से माल देर से आ रहा है, ऊपर से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है। शिमला की सब्जी मंडी में महंगाई का असर साफ दिखाई दे रहा है, जहाँ एक और सब्जियां आम आदमी की थाली से दूर होती जा रही है।